द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश मिश्रा। आज की देखिए जो प्रमुख खबरें हैं उनमें सबसे चौंका देने वाली खबर है जो सऊदी अरब का यू टर्न है। सऊदी अरेबिया में एक इस्लामिक अरब समिट हो रहा है रियाद में, जहां पर बशर अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं वो गए। और आप तो जानते हैं कि अरब मुल्कों का और जो सीरिया का 36 का आंकड़ा, सीरिया ईरान के करीब रहा है। और एक समय ऐसा था 2013 के बाद जो सीरिया में एक अपराइजिंग हुई थी, उसके बाद बाकायदा सऊदी अरेबिया ने, अमेरिका ने मिलकर एक जंग छेड़ दी थी सीरिया के खिलाफ। आईसिस तक को बनाया गया अमेरिका और इजराइल द्वारा, और उसमें जो है एक पूरी स्थिति ऐसी थी कि जब सीधे सीधे लड़ाई थी। सऊदी अरेबिया यमन की भी लड़ाई थी। यमन जो आज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, ईरान का हिस्सा है, और सऊदी अरेबिया को अमेरिका और इजराइल के करीब समझा जाता है। लेकिन 7 अक्टूबर को जो घटना हुई उसके पहले यह स्थिति होने वाली थी कि सऊदी अरब एक अब्राहम अकॉर्ड्स जो लाए गए थे उनके तहत वो इजराइल से नॉर्मलाइज रिलेशन करने वाला था। लेकिन 7 अक्टूबर हो गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज नहीं कर पाया। और उसके बाद कई बार कोशिश हुई अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सब कुछ कि किसी तरीके से इजराइल के साथ समझौता सऊदी अरेबिया का हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और अभी जब से ट्रंप जीता है उसके बाद सऊदी अरेबिया समझ गया कि हवा दूसरे दिशा में बदलने लगी है, और वो कहीं ना कहीं अब ईरान के और ज्यादा करीब आ रहा है। क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लेबनान में भी हावी है, हमास जो है वो गाजा में हावी है। यमन ने देखिए आज मतलब 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर पैलेस्टाइन टू मिसाइल्स वो स्ट्राइक कर रहा है। उसने नेवतीम बेस पे स्ट्राइक किया। आज नहाल सोराका नाम का जो एक आईडीएफ बेस है वहां स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह ने आज देखी बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स की। कारमाइल पे तो एक पैराशूट डिवीजन आईडीएफ का है। कारमाइल करीब 32 किलोमीटर दूर है लेबनान बॉर्डर से, वहां पर हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक कर दिया और उसमें कई लोग घायल हैं। और ये बड़ी इसके पूरा जो एक मतलब आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से जो मिसाइल्स आई और लगी। और सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह को पता कैसे चला कि कारमाइल सेटलमेंट, क्योंकि ये सब देखिए सिविलियन सेटलमेंट्स है जो खाली हो गए 7 अक्टूबर के बाद, जो हिजबुल्लाह ने वहां मार की थी। और इजरायली इन्वेजन के पहले, अभी जो इजराइल ने जो लेबनान के इन्वेजन किया अभी सितंबर अक्टूबर 2024, तो उसके पहले जो 1 साल हिजबुल्लाह ने मार की, उससे वो सेटलमेंट्स खाली हो गए थे। 10 लाख लोग विस्थापित हो गए। और उस आईडीएफ और नेतन्याहू ने अपनी सेनाएं वहां ये कह के भेजा कि हम अपनी सेनाएं भेज रहे हैं ताकि हम अपने सेटलर्स को वहां पर दोबारा बसा सके। लेकिन नहीं बसा पा रहा है क्योंकि लेबनान जो बॉर्डर है, आप ब्लू लाइन देखिए तो उसके इर्द गिर्द जितने भी इजरायली सेटलमेंट्स हैं सब खाली है। और वहां पर जो हिजबुल्लाह एक तरफ इजरायली फौजों से लड़ रहा है लेबनान बॉर्डर पे, उनको लेबनान में घुसने नहीं दे रहा है। 1 इंच लेबनान में घुस नहीं पाए हैं वो लोग, बाहरी ही इलाकों में है। नो मैन्स लैंड जो है उसमें है, सोच लीजिए। और उनके पीछे सेटलमेंट है, वहां हिजबुल्लाह लगातार मार रहा है। अभी देखिए उसने अवीवम पे मारा, अभी आज ही की बात है मारून अल रस जो कि लेबनान में है उसके पास जो सामने इजरायली सेटलमेंट है वहां मारा। और कारमाइल में जो उसने मारा है वो देखिए कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो पैराशूट ब्रिगेड है वहां। ऐसे पहले भी हो चुका है कि अवीवम में, जिवलुम में, जो इस तरह के इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां सिविलियन रहते, वहां चुपचाप इजरायली बेसिस काम करते हैं। भाई सिविलियंस को अगर पता भी है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं करते। इजराइल ने कभी उसको एडवर्टाइज नहीं किया। लेकिन ये सारी बातें हिजबुल्लाह को कैसे पता, ये देखिए यहां पर इंटेलिजेंस का रोल आता है। और यहां पर एक और चीज, एक बड़ी कहानी है जो कभी उसके बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे। जो हंडल ऑपरेशन है, HANDAL, जो हमास का ऑपरेशन है, जो उसने किया, उसने पूरा मैपिंग कर रखी है। जो मतलब इजरायली वॉर रूम से उसको लीक्स आते। ये बात एक लंबे समय से कही जा रही थी, लेकिन इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया कि हमास को इजराइल के वॉर रूम से लीक्स आती है। जब हमास को लीक्स आती हैं तो फिर ये हिजबुल्लाह तक तो पहुंचती हैं। और इसी तरीके से मुझे लगता है हिजबुल्लाह को एक एक जो अंदर की चीजें हैं, कहां कहां इनके छुपे हुए बेसेस हैं, वो वहां पर हिजबुल्लाह मार कर रहा है। उधर यमन मार रहा है, उधर इराक अजीब तरह के साइलेंट स्ट्राइक्स कर रहा है। आप बताइए, कल से लेकर अभी तक 8 स्ट्राइक इराक कर चुका है और उसमें कुछ नहीं बोल रहा है, ये भी नहीं बता रहा है कहां स्ट्राइक किया।
वो कह रहा है हमने नॉर्थ इजराइल पे 4 किए, साउथ इजराइल में 4 किए। इजराइल भी कंफर्म कर रही है, लेकिन जगह नहीं बता रहे हैं दोनों। क्यों? क्योंकि जगह अगर बता दोगे तब तो दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। और ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं हिजबुल्लाह द्वारा, हमास द्वारा, यमन द्वारा और इराक द्वारा, इन 4 देशों के द्वारा जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये खास तौर पे इसलिए हो रही हैं कि ईरान का जो आने वाला हमला है उसका माहौल तैयार कर दिया जाए, उसमें पूरी तरीके से जो इजरायली एयर डिफेंसेस हैं उनको डिप्लीट कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए जितना हो सके। देखिए साथियों, अभी हम न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूं। मेरा नया चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 जो शुरू हुआ है, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2, उसमें आप उसका लिंक आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, और उस पर प्लीज़ जाइए और मुझे एक बड़ी मदद मिलेगी। अभी देखिए, जो हमने जिस कहानी से शुरुआत की थी कि असद जो हैं वो जो सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो सऊदी अरेबिया गए। उसके बाद जो सऊदी क्राउन प्रिंस के जो बयान आ रहे हैं एक के बाद एक, उन्होंने देखिए 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि इजराइल को एग्रेसर के रूप में उन्होंने पहली बार चिन्हित किया कि इजराइल इज एन एग्रेसर। दूसरी बात उन्होंने कही कि ईरान ये जो लेबनान पे अटैक किया है इजराइल ने, ये गलत किया है, और ईरान को जो ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है हर चीज के लिए, ये गलत है। ये सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस कह रहे हैं। बताइए, किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा था कि इस तरह से होगा? और जो उन्होंने तीसरी बात कही है वो ये कही है कि 1967 में क्योंकि 1967 में इजराइल ने जो 6 डेज वॉर हुई थी, उसके बाद वेस्ट बैंक और गाजा जो आज देख रहे हैं ना, ये पहले गाजा इजिप्ट में था, वेस्ट बैंक जॉर्डन में था। और जो 1967 जो 6 डेज वॉर हुई थी अरब नेशन के साथ इजराइल की, उसके बाद इजराइल ने एनेक्स किए थे गाजा और वेस्ट बैंक। तो जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने कहा कि 1967 के जो बॉर्डर्स हैं उस पर इजराइल वापस लौटे और फिलिस्तीनी स्टेट बने, और जिसका जेरूसलम कैपिटल हो। ये तो हमास की डिमांड है, ये तो हमास की बात, हमास के शब्द हैं, ये तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के भी शब्द नहीं। आप देखिए क्या हो गया है, एक क्रांति आ गई है कि पहले जो बात होती थी कि हाँ जो प्रो इजरायली फोर्सेज हैं उन्हीं जो मतलब इजराइल से बातचीत करके मिली भगत से जो हो सो होगा, उतना ही हो सकता। और इजराइल ने 93 में जो ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए थे उसके बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक बना दी थी कि भाई थोड़े बहुत एरियाज वेस्ट बैंक में वहां तुम अपना गवर्नेंस कर लो, लेकिन इजराइल का पूरा कंट्रोल रहेगा हर जगह। फिर गाजा में हमास आ गया सत्ता में, और जो ऑस्लो अकॉर्ड्स के तहत चुनाव हुए तो उसमें जो 2006 में उसमें हमास गाजा में सत्ता आ गया। ये गाजा वेस्ट बैंक दोनों में दरअसल सत्ता में आया था, लेकिन उसको सत्ता में आने मतलब उसको पद ग्रहण नहीं करने दिया यही महमूद अब्बास ने, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने, क्योंकि ये प्रेसिडेंट पहले चुन चुका था। पार्लियामेंट में जो वहां की थी उसमें से हमास सत्ता में आया था। तो उसके बाद फिर हमास ने गाजा पे कब्जा कर लिया, और फिर इस्माइल हानिया वहां के प्रधानमंत्री के बतौर रहे। हमास की वहां सरकार है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमास चुनाव भी लड़ता है। लोग सोचते वो यही तो मैं कह रहा हूं, आतंकवादी संगठन या अल-कायदा कभी चुनाव लड़ी है? तो ये जो हमास और हिजबुल्लाह की खासियत है, दोनों ही एक राजनीतिक संगठन है, चुनाव भी लड़ते हैं, एमपीज हैं, हिजबुल्लाह के भी एमपीज हैं। हमास बाकायदा चुनाव लड़के जीत चुका है और उसको पूरे उसमें गवर्न नहीं करने दिया, और ये मतलब वेस्ट बैंक ऑफ गाजा में, तो उसने गाजा को टेक ओवर कर लिया, और गाजा में उसकी सरकार अभी भी है, अभी भी उसकी सरकार है। इजराइल मिलिट्री रूल लाना चाहता है, ये लाना चाहता है, लेकिन वो नहीं ला पा रहा है। अब आप बताइए, सऊदी अरेबिया जो है वो उसको ये बात कहनी पड़ी कि किसी भी तरीके से हमें एक पैलेस्टीनियन स्टेट चाहिए। ये कितनी बड़ी हार है इजराइल की। ईरान के पक्ष में वो खड़ा हुआ। अभी मैंने आपको शायद बताया था पिछले कुछ दिनों में कि जो इजराइल और सऊदी अरेबिया की जो स्पेशली नेवीज है वो एक साथ ड्रिल करेंगी। सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ स्टाफ कल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ईरान पहुंचे, वहां के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने। तो अब आप देखिए कि ट्रंप के जीतने से क्या क्या हो गया। ट्रंप ने अभी भाषण दिया, कल ट्रंप ने भाषण दिया जिसका वीडियो वायरल हुआ है, मेरे ख्याल से परसों होगा, एक्चुअली लोग कल का कह रहे हैं क्योंकि लेकिन वो जो टाइम डिफरेंस है, वो वीडियो कल वायरल हुआ जिसमें वो चुनाव के बाद का वीडियो है। जैसे भी नहीं कि चुनाव के पहले, बहुत सारे ट्रंप के चुनाव के पहले के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो ठीक है, वो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ, क्योंकि आज भाई वो जीता, उसने जो पहले कहा
उसका महत्व है। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये उसने अभी कहा है। और अभी उसने क्या कहा, उसने कहा उससे सैंक्शंस पे प्रोग्राम था जिसमें बड़े एक कंजर्वेटिव जो रिपब्लिकन्स आए हुए थे, नियोकॉन्स, जो युद्ध के पक्षधर हैं, उन्होंने पूछा उससे कि सैंक्शंस के बारे में तुम्हारा क्या कहना। उसने कहा कि सैंक्शंस हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उसने ईरान का नाम लिया, कभी उसने पहले ईरान का नाम नहीं लिया, उसने ईरान का नाम लिया। उसने कहा हम लोग ने रशिया पे सैंक्शंस ये लगाए, हम लोगों ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए। इससे हुआ क्या, इससे डॉलर वीक हुआ। और डॉलर अगर वीक होगा तो अमेरिका, और सोचिए क्या कहा ट्रम्प ने कि अगर डॉलर वीक हो गया तो समझ लीजिए कि हम जैसे एक युद्ध हार गए, हम एक विश्व युद्ध हार गए अगर डॉलर वीक हो गया। अब बताइए। उसके बाद उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि सैंक्शंस रिजीम से कोई फायदा नहीं है, इन सब चीजों से हमें एंगेज करना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि डॉलर की सुप्रीमेसी बनी रहे। वो अपने हिसाब से कह रहे हैं यहां पर कोशिश रशिया, चाइना, ईरान की है कि डॉलर के पैरेलल एक नई करेंसी खड़ी करो। तो ये सारी कोशिशें चलेंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये जो एक ये वाली जंग है, ये भी चलेगी, जो आर्थिक स्तर पे है, जो आइडियोलॉजिकल स्तर पे है, पॉलिटिकल स्तर पे है, जियो पॉलिटिकल स्तर पे है, ये सब चलेगी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि जो चेंजेस आए हैं अमेरिका की थिंकिंग में, जो चेंजेस आए हैं ट्रम्प के जीतने के बाद, उसके अलावा देखिए जो एक बड़ी चीज हुई है कि ट्रम्प, मतलब किस तरीके से, देखिए गाजा में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित किया। ये आप देख सकते हैं कि जो एक्स के मालिक एलोन मस्क हैं, वो डिजिटल बिल ऑफ राइट्स की बात कर रहे हैं। यूट्यूब में जो चैनल्स हटाए जा रहे हैं उनके खिलाफ ट्रंप ने कहा है वो बिल लाएगा कि बिना कोर्ट ऑर्डर के आप हटा नहीं सकते हैं। अब अमेरिका में तो वो बिल शायद बिल ले भी आए, और उसने टारगेट करके कहा कि सिलिकॉन वैली टायरेंट्स, इनके खिलाफ हम एक्ट करेंगे। सिलिकॉन वैली टायरेंट्स कौन है? ये जो गूगल, यूट्यूब ओन करते हैं, उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट। ये उसने कहा कि ये लोग जो हैं एक ऑनलाइन अथॉरिटेरियनिज्म चला रहे हैं और जो सेंसरशिप लगा रहे हैं, फ्री स्पीच को बाधित कर रहे हैं, और इसके खिलाफ जो है ये स्थिति हम पैदा कर देंगे कि बिना कोर्ट ऑर्डर के आप ऑनलाइन कंटेंट नहीं हटा सकते। ये देखिए बहुत बड़ा लेसन है भारत के लिए। भारत में जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका की नकल करते हैं। जब बाइडेन की सरकार थी तो वो बड़ा सोशल मीडिया पे अथॉरिटेरियन उसके पक्ष में थी, तो यहाँ भी इस तरह की आवाज़ें उठी कि डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, ये होती है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सब बाइडेन के वर्ड्स थे। अब ट्रंप आ गया, उसने कहा है कि ये डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इसके नाम पे जो हटा रहे हो ऑनलाइन कंटेंट, वो बिल्कुल गलत है। तो ये देखिए सारी बातें हैं जो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, एक पूरे समग्र रूप में मिडिल ईस्ट, या मिडिल ईस्ट नहीं कहना चाहिए, वो कॉलोनियल टर्म है, वेस्ट एशिया से लेके अमेरिका तक पूरी एक स्थिति एक ऐसी बनाती है जिसमें एक बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।